जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की NCERT बुक हिंदी के क्षितिज भाग 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पहले जो कवि लगे हैं उनको कवर कर लिया है और आज हम इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कवि लगे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन KVS एग्जाम में बन सकते हैं। एक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कवि हैं, छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि छायावाद के 4 स्तंभों के नाम क्या क्या हैं। तो इसका आंसर है, पहले हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये चारों इसके स्तंभ हैं। अब हम पद परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। तो आपको बंगाल का महिषादल याद रखना है। वे मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो इनका जन्म तो हुआ था बंगाल के महिषादल में, लेकिन ये निवासी थे गढ़ा कोला, उन्नाव जिले, उत्तर प्रदेश के। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना था। तो उनकी कक्षा कहाँ तक हुई थी, आपने भी पढ़ा था कि उनकी कक्षा 8वीं तक ही विधिवत हुई थी और इनकी जो पढ़ाई थी वो 9वीं तक ही हो पाई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। आगे बताया गया है कि निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इनके सभी जो परिवारजन थे वो धीरे धीरे करके इनसे बिछड़ते गए और साहित्य मोर्चे पर भी उन्हें अनवरत संघर्ष करना पड़ा। और सन 1961 में इनका देहांत हो गया। तो इस संघर्षों से जूझते हुए निराला ने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं लिखी वो आज की एक प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आज तक उनकी प्रासंगिकता है, तभी तो इतने समय बाद भी हम उनको अभी तक पढ़ रहे हैं। अब इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं दी गई हैं, उसको जान लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? सूर्यकांत, सूरज जब उगता है तो कितने सारे फूल खिल जाते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तो आप समझ लो ये फूल हैं और ये खिल गए हैं। कुकुरमुत्ता भी एक तरीके का पौधा ही है। और नए पत्ते, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इन रचनाओं के अलावा हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बाकी रचनाएं भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये तो हमने जान ही लिया है कि अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका का जो दूसरा संस्करण आया था उसी में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कविता का संकलन किया गया है। इसके बाद तुलसीदास भी इनकी एक रचना है। फिर कुकुरमुत्ता, ये तो हमने अभी जान ही लिया था। अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, संध्या, काकली, तो ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। इसके नाम आपको एटलीस्ट एक बार तो आपको देखने ही चाहिए। इसके बाद इनके कुछ उपन्यास भी हैं जो NCERT की बुक में नहीं दिए गए, लेकिन हमें तो पता होने ही चाहिए। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चोटी की पकड़, काले कारनामे, जो अपूर्ण है, चमेली और इंदुलेखा, चमेली भी अपूर्ण है और इंदुलेखा, ये इनके उपन्यास हैं। तो उपन्यास और काव्य ये हमने अच्छे से जान लिया। अब हम देखते हैं इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। इसमें विशेष रूप से आप कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया ज़रूर याद रखें। इनके कहानी संग्रह में सबसे पहले है लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। सखी संग्रह की कहानियों का ही नए नाम से पुनर्प्रकाशन है चतुरी चमार, ठीक है। उसके बाद देवी, यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों का संचयन है और इसमें एकमात्र नई कहानी जानकी है। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे इनकी जो रचना लगी है उसे देख लेते हैं। यहाँ इनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं। पहली है उत्साह, जिसकी कुछ पंक्ति हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ,
ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रिज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरीके से उत्साह कविता है। और दूसरी कविता लगी है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इस तरीके से ये कविता है, आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद आगे इसके बारे में जो दिया गया है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब इसको हम देख लेते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। पहली कविता जो हमने देखी थी, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो यहाँ से हमें निराला के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। दूसरी कविता जो लगी है अट नहीं रही है, ये कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं लालित्य बना दिया है। तो ये दूसरी कविता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से केवीएस के लिए जो चीज़ें कवर होनी चाहिए वो हमने कवर कर ली है, तो हमें इसको बार बार रिवाइज भी करना ज़रूरी है। अब चलिए अगली कविता के ऊपर चलते हैं। इसके बाद लगे हैं बाबा नागार्जुन की कविता। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इनका जन्म दरभंगा में हुआ था, सतलखा गांव में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि सतलखा क्षेत्र किस कवि से संबंधित है, तो नागार्जुन उसका सही आंसर होगा। इनका मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। एक कवि का नाम आपको बताना है कि ऐसे कौन से कवि हैं या लेखक जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और वो भी श्रीलंका से ही ली थी। तो इनको भी हमने पिछली अपनी वीडियोस में कवर किया है, तो आप जानते ही होंगे। इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। और वहाँ उनका नाम भी परिवर्तित हुआ था। इसके बाद आगे कवर करते हैं। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। तो जिस कवि की हम बात यहाँ कर रहे हैं जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वहाँ उनका नाम भी बदला और वो भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब नागार्जुन की कई सारी रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। मेन फोकस हमें उन पे करना है जो एनसीईआरटी में लगी हुई है, और इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देखना ही है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो यहाँ आपको याद रखना है, जैसे एक कविता तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, फोटो देख रहे हैं इससे भी रिलेट करके थोड़ा याद कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें हिंदी अकेडमी हिंदी का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मैथिली भाषा में लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं।
लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज के पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं। तो ये नागार्जुन के बारे में कुछ विशेष बातें दी गई हैं, उनकी रचना शैली के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अब इनकी कुछ रचना देख लेते हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हें हमें कवर करना ज़रूरी है। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है और किस विधा में लिखा गया, ये भी पूछा जाता है। तो ये उपन्यास है। बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती और जमनिया के बाबा और गरीबदास। तो ये इनके उपन्यास हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपको मालूम होगा कई बार पूछे जाते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ भी इम्पॉर्टेंट है। वरुण के बेटे ये भी कई बार पूछा जाता है। दुखमोचन, कुंभीपाक जो पहले चंपा नाम से प्रकाशित हुआ था उसी को बाद में कुंभीपाक नाम दिया गया। हीरक जयंती, जमनिया के बाबा और गरीबदास, ये इनके उपन्यास हैं। संस्मरण में इनका है एक व्यक्ति एक युग और कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तेरा। तो ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो यहाँ से हमें इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। तो हमें वीडियो कई बार रिवाइज़ करना है क्योंकि ये चीज़ें बार बार देखने से ही याद होती हैं और एग्ज़ाम में अगर पूछ ली जाएँ तो आपको 10 मिनट के वीडियो को देखने से जितना टाइम का यूटिलाइज होगा वो आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा, बजाय कि लंबी लंबी क्लास लेने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी बाकी की रचनाएं भी हमें कवर करनी है और चैनल को बाकी लोगों तक भी शेयर करना मत भूलें।